हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज थी उसमें 15 क्वेश्चंस। तो ये हमारा पार्ट होगा पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज आगे कराने वाले हैं और थ्योरी भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है? तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो सेल कभी भी पूछा जाए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी लाइफ की, तो वो सेल है। भाई सेल से ही हर चीज निर्माण हुई है, सेल से ही हर चीज बनी है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो कि परफॉर्म करती है हर असेंशियल लाइफ के प्रोसेस को। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना है, ग्रोथ होना है, रिप्रोडक्शन होना है, स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन है, हर चीज क्या है, सेल के ऊपर डिपेंड है। और सेल हमारी क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो कंबाइन रहता है। सेल जब कंबाइन रहता है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहता है, तो टिश्यूज बनाता है और यही टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाई जाती है? बॉडी कहलाई जाती है। ऐसे समझ लो कि अगर ये आप हो और आपकी बॉडी के अंदर हर चीज ऑर्गन को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, ये जुड़े हुए हम क्या है, ये जुड़े हुए ऑर्गन हम हैं। और हमारे ऑर्गन्स को अलग अलग कर दिया, भाई स्टमक अलग कर दो, ब्रेन अलग कर दो, किडनी अलग कर दो, लीवर अलग कर दो, बोन्स अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गन हो जाएंगे। इन ऑर्गन्स को और ज़्यादा हम ब्रेक कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? टिश्यू बन जाएंगे। भाई टिश्यू को और छोटा कर दो, और स्मॉल साइज कर दो, तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिससे, और सेल को भी कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें पता ही है यार, फिर एटम बन जाएंगे। एटम्स हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किसी भी लाइफ की। टिश्यूज क्या है? जैसे मैंने बताया, ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑर्गन मल्टीपल टिश्यूज, और ऑर्गन सिस्टम मल्टीपल ऑर्गन्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बॉडी। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी का कौन सा है। क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या लिपिड्स है, क्या वाटर है, क्या प्रोटीन्स है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बॉडी? आंसर इज वाटर। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन भी डाला था वाटर से रिलेटेड, कि हमारी बॉडी का कितना परसेंट जो है वो वाटर कंज्यूम करता है, मतलब हमारी बॉडी कितने परसेंट पानी से बनी है। तो वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म है, लगभग 70%। तो 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर भरा पड़ा है, जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन का, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना बॉडी में, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। भाई अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और अगर लिपिड की बात की जाए तो लिपिड तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, इंसुलेशन का काम करती है, मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देती है। प्रोटीन की बात की जाए तो ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बना हुआ होता है अमीनो एसिड के कॉम्पोजिशन से। बहुत सारे अमीनो एसिड बंद होते हैं ग्रुप में, बहुत सारे अमीनो एसिड कॉम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं, जुड़ते हैं एक साथ, तब जाके प्रोटीन बनता है। और ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, एंजाइम्स की फॉर्म में हो सकते हैं, सिग्नलिंग पाथवे परफॉर्म करते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। कौन सा टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है मसल टू बोन? भाई हमारी बॉडी का मसल है वो बोन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा टिश्यू है जो मसल को बोन से जोड़ रहा है? क्या लिगामेंट है, क्या टेंडन है, क्या कार्टिलेज है, क्या फेसिया है? बोलते हैं ना कि यार मेरे लिगामेंट में चोट आ गई है, क्या मेरे टेंडन्स में चोट आ गई है, क्या कार्टिलेज खराब है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऐसी टिश्यू जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करती है, आंसर होगा टेंडन।
बहुत बार क्या होता है, फुटबॉल खेल रहे हैं, चोट लग गई तो टेंडेंस रप्चर हो गए। बहुत बार सुना होगा कि क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी देखा ना कि इंडिया जीत गई है तो खेलते खेलते लग गई चोट तो लिगामेंट डैमेज हो गए। ये लिगामेंट, ये टेंडेंस क्या है, तो चलिए देखते हैं। जो टेंडेंस है, क्योंकि यहाँ पर आंसर टेंडेंस था, तो टेंडेंस क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है। ध्यान रखिएगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं फोर्स को, मतलब फोर्स को जनरेट करते हैं ताकि जो मसल्स हैं वो बोन का मूवमेंट कर सके। भाई हम हाथ उठा रहे हैं तो बोन भी उठ रही है, तो ये कौन कर रहा है, ये टेंडेंस कर रहे हैं, वो मसल से बोन को पावर दे रहे हैं। ओके, लिगामेंट, कोई बोले भाई मेरे लिगामेंट में चोट लगी है, तो कहने का मतलब क्या है, जो बोन से बोन को जोड़ती है टिश्यूज, ठीक है, वो होता है लिगामेंट। और कार्टिलेज क्या है, ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज है जो कि जॉइंट्स में हमें मिलते हैं और जो कि स्ट्रक्चर, हमारे बोन को, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फेसिया इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज जो कि मसल और ऑर्गन के चारों तरफ मिल रहे हैं वो फेसिया होते हैं, इसलिए आंसर क्या है, टेंडेंस है, क्योंकि मसल टू बोन कनेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पूछा गया है पावर हाउस सेल का। सेल तो ठीक है, वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की, लेकिन अब सेल के अंदर पावर हाउस क्या है। पावर हाउस मतलब एक पावर हाउस होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस, पानी का पावर हाउस, तो ऐसे ही सेल का पावर हाउस क्या है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर गोल्जी एपरेटस। और आपको, मुझे पता है कि आपको जरूर पता होगा इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। शू सोल के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसा जैसे शू का नीचे का तलवा हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर, पावर क्या मतलब है कि पावर में क्या हो रही है, एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो पावर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, और प्रोवाइड करता है सेल के फंक्शन के लिए, ताकि सेल अपना सही से काम कर सके, वो एनर्जी जरूरत है उसे। और ये अपने अंदर क्या रखते हैं, डीएनए रखते हैं, राइबोसोम्स रखते हैं, और लिमिटेड प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। न्यूक्लियस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जैसे डीएनए, और ये कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को। राइबोसोम इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, एनर्जी का सोर्स नहीं है। गोल्जी एपरेटस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मॉडिफाई करता है, सॉर्ट्स करता है और पैकेजिंग करता है, किसकी, प्रोटीन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम। लास्ट टाइम मैंने पूछा था माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना। तो कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या फिर विटामिन है। भाई मान लो आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी रखा है, प्रोटीन भी सोर्स रखा है, फैट्स भी रखे हैं, विटामिन भी रखे हैं, तो आप कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट को यूज करोगे। मतलब हर किसी का आपने 1-1 ग्राम लिया, तो 1 ग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, बताओ चलो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन, आंसर हो जाएगा फैट, वसा जिसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फैट के अंदर कितनी रहती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम रहती है, और सबसे ज्यादा इन सब में एनर्जी का सोर्स है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इंसुलेशन, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और सेल मेम्ब्रेन को बनाना, ये काम होता है फैट का। कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ग्राम, ठीक है, और ये एनर्जी का सोर्स है। प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी ग्राम, और ये क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। अब भाई मान लो तुम जिम विम जा रहे हो, तो तुम्हें जो तुम्हारा जो जिम का भैया होगा, ठीक है, जो तुम्हारा ट्रेनर होगा, वो क्या करेगा, भैया तुम्हें कहेगा खूब तो अंडे खाओ, खूब चने खाओ, प्रोटीन पाउडर भी खाओ। हालांकि खाने नहीं चाहिए हमें ये सब प्रोटीन पाउडर, एक्स्ट्रा चीज़ें, नेचुरल चीज़ें ही खानी चाहिए, लेकिन क्यों खाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं वो ग्रो हो रही हैं। क्यों, क्योंकि इसका काम है बिल्डिंग करना, रिपेयर करना। विटामिन हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये हमें कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, भाई डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, वो किसने प्रपोज किया था, वॉटसन क्रिक ने,
मेंडल ने, डार्विन ने, या फिर फ्रैंकलिन ने? तो आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया था कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स है भाई, 3-5-5-3 होता है ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज डीएनए, दैट इज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। कब? 1953 में। जो कि बेस किसके बेस पे, किसके बिहाफ पे बताया गया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा से पता लगाया था कि भाई जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है, और डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोइड्स के, जो कि आपस में ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, इनटू डबल हेलिक्स। और ये स्टोरिंग, इसके अंदर क्या भरा होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि मेरे दादा से मुझे मिला है, उनको उनके दादा से मिला है। कैसे मिला है? क्योंकि भाई जेनेटिक उनकी जीन्स में प्रेजेंट था वो डेटा, और वही डेटा तुम्हारे तक पहुंच चुका है थ्रू डीएनए। मेंडल ने क्या किया था? कभी क्वेश्चन आए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बताया था। डार्विन ने क्या बताया था? इवोल्यूशनरी थ्योरी बताई थी। उन्होंने क्या बताया कि जो भाई पहले हम इंसान थोड़ी ना थे, हम क्या थे? हम कौन सी जाति, हम कौन सी प्रजाति से आए हैं? सबको पता है, बंदर की प्रजाति से आए हैं ना। भले उन्हें कुछ भी बोल लो, लेकिन बहुत पुराने टाइम पे, बहुत एंशियंट चले जाएं तो बंदर से हम इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन सेपियंस में। ओके, फ्रैंकलिन ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज को प्रोवाइड किया था, लेकिन इन्होंने प्रपोज नहीं किया था। प्रपोज करने के लिए कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग ऑर्गन्स इज कॉल्ड। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उन्होंने हमारी बॉडी को कवर किया है, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं उसकी लाइनिंग को कवर किया है, तो उसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, या फिर नर्वस टिश्यूज? आंसर हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यूज। भाई ऊपर की स्किन की सबसे बड़ी लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमें वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब्ड करता है न्यूट्रिएंट्स को, सिक्रीट करता है, पसीना भी यहीं से सिक्रीट हो रहा है यार, है ना, या फिर सिक्रीशंस जो हो रहे हैं, और एक बैरियर की तरह काम करता है ताकि बाहर इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसी चीज ना चली जाए जो कि हमें हार्म करे। जैसे कि ये स्किन, एपिडर्मिस लेयर, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की लाइनिंग, ग्लैंड्स की लाइनिंग, ये सब हमें क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज तो सपोर्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन को। मस्कुलर टिश्यूज इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यूज तो ऑब्वियस नहीं होगा, क्योंकि नर्वस टिश्यूज क्या करते हैं? इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग? कौन सा ऑर्गेनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में और प्रोटीन की पैकेजिंग में? क्या राइबोसोम है, क्या गोल्जी एपरेटस है, क्या लाइसोसोम है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? तो ऑर्गेनल जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के मॉडिफिकेशन पैकेजिंग में, आंसर है गोल्जी एपरेटस। अभी जब मैंने सेल के बारे में बताया था तो मैंने उसके बाद वाला क्वेश्चन कराया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन सॉर्ट करते हैं, पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। कहाँ के लिए? वेसाइकल्स में स्टोर करते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि आगे जब भी कभी ज़रूरत हो वहाँ से तुरंत के तुरंत सिक्रीशन हो जाए। राइबोसोम इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। लाइसोसोम इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है, ब्रेक डाउन करता है सेल का जो वेस्टेज है उसको। और एंडोप्लाज्मिक इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम भरे पड़े रहते हैं, और यहाँ पर सिंथेसिस होती है किसकी? लिपिड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टिश्यू टाइप? ब्लड जो है वो कौन से टिश्यू टाइप का एग्जाम्पल है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, या फिर नर्वस? तो ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टिश्यू टाइप? आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। क्यों भाई? देखो, ये आप हो, ठीक है, और ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है, तो क्या सिर्फ सर में प्रेजेंट है या फिर सिर्फ हमारे अपर एरिया में प्रेजेंट है? हम देखते हैं कि जो ब्लड है पूरे शरीर में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है,
तो सर्कुलेट कर रहा है मतलब सॉरी, तो सर्कुलेट कर रहा है मतलब क्या है, ब्लड पूरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है भाई। जो यहाँ मेरे कोनी में है वो मेरे घुटनों में पहुंचेगा, जो मेरे पैरों तक है वो पूरे ऊपर तक पहुंचेगा। तो इसी तरीके से कनेक्ट करता है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को इसलिए क्या बोला जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज है, बिकॉज इसके अंदर सेल्स हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा है इसके अंदर जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, जो वेस्ट है वो उसको रिमूव करना, उसको भी ट्रांसपोर्ट करना, जगह जगह से लाकर बाहर निकालना। और यस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है ब्लड। एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एपिथेलियल जो है वो तो हमारी बॉडी को कवर करता है, ब्लड को नहीं। मस्कुलर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, और नर्वस सिस्टम इंपल्स ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन बफर सिस्टम इन ब्लड इज। मेन बफर सिस्टम पूछा गया है कहाँ का, ब्लड का। तो क्या बाइकार्बोनेट होते हैं, क्या फॉस्फेट होते हैं, क्या हीमोग्लोबिन होते हैं, क्या एल्बुमिन होते हैं। तो मेन बफर सिस्टम इन ब्लड इज बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मेंटेन करते हैं भाई। बफर्स करने का, बफर्स का काम क्या है, बफर्स का काम होता है पीएच को मेंटेन करना। और इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि HCO3 जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और कार्बोनिक एसिड जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सेस कार्बन, वो सॉरी बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड के बैलेंस को। भाई अगर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, अगर हमारा OH ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके पीएच को बैलेंस करता है। फॉस्फेट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि माइनर इंटरसेलुलर बफर्स हैं ये। हीमोग्लोबिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन में तो बफर्स, भाई बफर्स ठीक है काम करते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड को, जो आरबीसीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बफर करते हैं। एल्यूमिनियम सॉरी एल्बुमिन, एल्बुमिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि कंट्रीब्यूट करता है वीक प्रोटीन बफरिंग को। ये इसका सेकेंडरी रोल है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी हमारा ब्लड के अंदर बफरिंग सिस्टम को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, कोलेस्टेरॉल, कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हमारा लिपिड है। लिपिड, जब लिपिड टेस्ट होता है तब पता चलता है भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या कम है, क्योंकि ये लिपिड है और ये पार्ट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, और ये प्रिकर्सर है किसका, स्टेरॉइड हार्मोन्स का। अगर आपने फार्माकोलॉजी में ध्यान होगा तो स्टेरॉइड्स हार्मोन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस जब हम पढ़ते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट होता है। एराचिडोनिक एसिड के बाद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बाद फिर अपने स्टेरॉइडल हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं। ABC ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। तो पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ग्लूकोज की बात की जाए तो मोनोसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज की बात की जाए तो डाइसैकेराइड्स हैं, और ग्लाइकोजन की बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इज लोकेटेड इन। जो डीएनए है वो लोकेट है कहां पर, लोकेट है भाई साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, या फिर राइबोसोम में है। तो चलो बताओ मुझे फटाफट से, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। भाई ये सेल है, ये सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है जिसको हम डॉट 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 बनाते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी एपरेटस हैं, ये सब चीज हमारे सेल के अंदर है। लेकिन डीएनए कहाँ पर है, तो डीएनए हमारा इस न्यूक्लियस में है। और डीएनए रिस्पॉन्सिबल है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो डीएनए स्टोर रखता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। की भाई अगर मान लो एक जेनेटिक कोड है मेरी फैमिली का, तो वही जेनेटिक कोड मेरी हर फैमिली में वही चलेगा। कैसे? क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर है। ये ऑर्गेनाइज रहते हैं किसकी फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर।
साइटोप्लाज्म इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन की साइट पर, मतलब कहने का मतलब है जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डीएनए का करता धरता है वो हमारा न्यूक्लियस ही है। राइबोसोम भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी राइबोसोम के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ना कि डीएनए वहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, लिगामेंट्स कनेक्ट, तो लिगामेंट्स कनेक्ट होते हैं किससे, बोन टू बोन, सॉरी मसल टू बोन, बोन टू बोन, बोन टू कार्टिलेज, या फिर कार्टिलेज टू मसल। अभी मैंने कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन कराया है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और आंसर हो जाएगा बोन टू बोन। लिगामेंट्स कनेक्ट होते हैं बोन टू बोन, ताकि बोन, अब भाई मान लो अगर ये लिगामेंट्स नहीं होंगे तो हड्डी तो लहराती रह जाएगी ना, तो बोन को कनेक्ट करता है दूसरी बोन से लिगामेंट्स, जो कि स्टेबलाइज जॉइंट्स होते हैं और हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट में, और बचाते हैं। भाई मान लो ये हाथ है हमारा, तो अगर ये मूव कर रहा है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट को रोकता है, कि ऐसा ना हो कि पीछे की तरफ ऐसे मूव हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेंडन्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन, और जो सी और डी ऑप्शन है देखते हैं जरा, बोन टू कार्टिलेज और कार्टिलेज टू मसल, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लिगामेंट डू नॉट अटैच टू द कार्टिलेज और मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंपोज होता है किससे, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर न्यूक्लिक एसिड से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है किससे, जल्दी बताओ, लिपिड से। फॉस्फोलिपिड सुना है ना, तो फॉस्फोलिपिड से हमारी बाइलेयर मेम्ब्रेन, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोल रहे हैं वो बनी होती है, और ये पूरी की पूरी किस चीज से बनी होती है, प्रोटीन से, और ये मेंटेन करती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेल इंटीग्रिटी, भाई क्या हमारी बॉडी के अंदर जाना है क्या नहीं जाना है, ये सारी हमारी फॉस्फो बाइलिपिड लेयर देखती है। प्रोटीन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रहता तो है इसके अंदर भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लेकिन मेन कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पार्ट है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स का। न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन कंपोनेंट नहीं है कोई सा भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, अब बताना है कौन सी सेल जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, क्या बीटा सेल्स हैं, क्या टी सेल्स हैं, क्या मैक्रोफेजेस हैं, क्या न्यूट्रोफिल्स हैं। तो सेल्स जो कि एंटीबॉडीज के लिए प्रोड्यूस करती हैं, आंसर होगा बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स क्या करती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन को सिक्रीट करती है, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट होगा। हम बोलते हैं ना कि फलाने की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बीमार बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो बीटा सेल्स है वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। टी सेल्स हेल्प करती हैं बी सेल्स के एक्टिवेशन में, लेकिन ये डायरेक्ट हेल्प नहीं करती हैं, ये हेल्पर टी सेल्स इनको बोला जाता है। साइटोटॉक्सिक सेल्स है, रेगुलेट करती हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। मैक्रोफेजेस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, एंगल्फ करते हैं एंटीजन्स को। न्यूट्रोफिल्स इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स भी क्या है, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन के साथ किसी और सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने हमारे कोर फार्मेसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आई होप ये इन फ्यूचर किसी न किसी के हेल्प आ सके, तो शेयर भी कीजिए। इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिए हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।